हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेके अलर्ट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो हमने ग्रामर पोर्शन स्टार्ट किया और ग्रामर पोर्शन के साथ साथ आज मैं आपको वोकैबुलरी पोर्शन भी करवाऊंगा। और वोकैबुलरी पोर्शन में जो मैं टॉपिक आज करवाने वाला हूं वो है इडियम्स एंड फ्रेजेस। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिन्होंने नहीं देखी है वो देख सकते हैं। ठीक है, सो इडियम्स एंड फ्रेजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारा ग्रामर पोर्शन है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, उतना ही इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर की भी, इस टॉपिक की भी, इडियम्स एंड फ्रेजेस। अगर मैं इसकी वेटेज की बात करूं तो 2 से 3 इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको एग्जाम में, हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। और सिनोनिम एंटोनिम की बात करूं तो वो भी आपको 2 से 3 हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर ग्रामर पोर्शन की बात करूं तो ग्रामर पोर्शन की वेटेज भी 3 से 4 मार्क्स की ही रहती है। बाकी जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है या करेक्ट द वर्ड्स, इस तरह से जो आता है आपको, तो वेटेज इनकी बराबर ही रहती है। तो मतलब हर एक टॉपिक की इक्वल इंपॉर्टेंस है इंग्लिश में। ठीक है, तो आज मैं आपको सबसे पहले इडियम एंड फ्रेजेस बता दूंगा कि होती क्या चीज है, ये बेसिकली प्रोवर्ब्स क्या होते हैं वो बताऊंगा। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ेंगे, ठीक है, जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूं कि इडियम्स क्या है और फ्रेजेस क्या है। ठीक है, इडियम्स और फ्रेजेस ये दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। सबसे पहली बात, इडियम्स एंड फ्रेजेस दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, बट इडियम और फ्रेजेस में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इडियम जो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, जैसा ये दिखता है ये वैसा बिल्कुल नहीं होता। कहने का मतलब, जैसा ये दिखता है उसका मीनिंग जो होता है वो बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से बताता हूं, जैसे ब्रेक ए लेग। ब्रेक ए लेग, हमें तो लगेगा कि ब्रेक ए लेग का मतलब होता है टांग टूटना, है ना, ब्रेक ए लेग, बट इसका असली जो मतलब होता है वो गुड लक है। ठीक है, तो ये ब्रेक ए लेग क्या हो गया, ईडियम होगा। फ्रेज भी बिल्कुल वैसा ही होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, बट फ्रेज में ऐसा है कि जैसा वो दिखता है उसका मतलब वैसा ही होता है। ठीक है, बट ईडियम के केस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ईडियम के केस में क्या होता है कि जैसा वो ग्रुप ऑफ वर्ड, जैसा वो एक्सप्रेशन दिख रहा है, उसका जो मीनिंग होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है ईडियम एंड फ्रेजेस में। ठीक है, और फ्रेजेस और क्लॉसेस पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तब देखेंगे क्लियर। ठीक है, अब एक प्रोवर्ब्स होती है, प्रोवर्ब्स भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, एक एक्सप्रेशन होता है, बट उसमें क्या होता है, एक ट्रुथ, एक एडवाइस दी जाती है। ठीक है, एक ट्रुथ होता है उस सेंटेंस में, उस एक्सप्रेशन में, सेंटेंस नहीं बोलेंगे, एक्सप्रेशन बोलेंगे। उस एक्सप्रेशन में एक ट्रुथ होता है, एक एडवाइस होता है, वो प्रोवर्ब होता है। क्लियर। और ये जो इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं, इनका मतलब खुद में इनकम्प्लीट मीनिंग होता है, मीनिंग होता है बट इनकम्प्लीट मीनिंग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला जो मैंने लिखा हुआ है इडियम, वो लिखा है ब्रेक ए लेग। तो ब्रेक ए लेग बड़ा अच्छा इडियम है, बहुत ज्यादा अच्छा इडियम है। इसका मतलब होता है गुड लक। ठीक है, इसका मतलब होता है गुड लक। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आपको इडियम एंड फ्रेजेस एग्जाम में पूछे जाएंगे, और सपोज करो कि किसी को नहीं पता है इडियम एंड फ्रेजेस, उसका मतलब नहीं पता है, तो जैसा वो दिख रहा होगा उसका मतलब वैसा तो बिल्कुल नहीं होगा। मतलब वो वाला ऑप्शन तो आप पहले ही क्रॉस कर देना। ठीक है, इडियम में यही खास बात होती है। मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि जैसा उसका मतलब दिखता है वैसा मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर। सो ब्रेक ए लेग, ब्रेक ए लेग का मतलब होता है गुड लक, मतलब किसी को गुड लक कहना। जैसे मैंने एग्जांपल लिखी हुई है, ब्रेक ए गुड लक रोहन, ब्रेक ए लेग, सॉरी, ब्रेक ए लेग रोहन मतलब गुड लक रोहन, आई एम श्योर योर परफॉर्मेंस विल बी ग्रेट। मैं श्योर हूं कि आपकी परफॉर्मेंस जो होगी वो बहुत बढ़िया होगी। ठीक है, तो उसको गुड लक कह रहा है। जैसे आपकी मतलब कोई इंसान स्टेज पे जाता है कोई परफॉर्मेंस देने के लिए, चाहे वो सिंगिंग की हो, डांसिंग की हो, तो आप उसको गुड लक बोलते हो। तो गुड लक की जगह आप ब्रेक ए लेग यूज कर सकते हो। आपकी राइटिंग स्किल भी मतलब इंप्रूव होगी। ठीक है, और बोलने में भी अच्छा लगता है, इंप्रेसिव लगता है। नेक्स्ट जो है वो है स्टीलिंग समवन्स थंडर। स्टीलिंग समवन्स थंडर का मतलब होता है टेकिंग क्रेडिट फॉर समवन एल्स अचीवमेंट, मतलब काम किसी और ने किया, क्रेडिट कोई और ले गया। ठीक है, जैसे सपोज करो कोई लड़का, मेरा फ्रेंड ने काम किया और उसका क्रेडिट मैं ले रहा हूं, या मैंने काम किया मेरा क्रेडिट कोई और ले रहा है, तो ये होता है स्टीलिंग समवन्स थंडर। और जिनकी मैंने एग्जांपल्स नहीं लिखी है, उनकी एग्जांपल आपने मुझे बना के कमेंट सेक्शन में लिखनी है। क्लियर। नेक्स्ट है गिविंग समवन द कोल्ड शोल्डर। गिविंग समवन द कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है किसी को इग्नोर करना, टू इग्नोर समवन। क्लियर। नेक्स्ट है ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या होता है, मतलब एक छुपी हुई ब्लेसिंग। छुपी हुई ब्लेसिंग का क्या मतलब हुआ, जैसे मैं आपको बताता हूं। जैसे सपोज करो कि एक लड़का है, वो ग्रेजुएशन में फेल हो गया। ठीक है, होना नहीं चाहिए वैसे, बट सपोजिशन है। सो सपोज करो कि एक लड़का है, वो ग्रेजुएशन में फेल हो गया, तो वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, तो उसने सोचा कि आज से मैं पढ़ूंगा नहीं, मतलब पढ़ाई मैंने छोड़ देनी है। ठीक है, और उसने क्या कर दिया, एक बिजनेस ज्वाइन कर दिया।
और हमने देखा कि 4 से 5 सालों के बाद वो इतना बड़ा बिजनेसमैन हो गया, उसका मतलब उसने बहुत ज्यादा फेम कमा लिया है, बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया है, ठीक है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया वो। तो बेसिकली वो जो ग्रेजुएशन में फेल होना वो क्या था, ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज, ठीक है, मतलब छुपी हुई, अगर वो फेल ना होता तो मे बी उसका माइंड जो है वो डाइवर्ट ना होता बिजनेस की तरफ, ठीक है। तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है एंड मिसफॉर्चून दैट इवेंचुअली रिजल्ट इन समथिंग गुड हैपनिंग लेटर ऑन, ठीक है, आपके साथ जो अभी बुरा हुआ मे बी क्या पता आपके साथ आगे बढ़िया हो, ठीक है। तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस और ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए। नेक्स्ट है टू कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग। टू कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग का मतलब होता है समथिंग इज वेरी एक्सपेंसिव, मतलब कुछ बहुत ज्यादा महंगा। जैसे आपको पता है आजकल फ्यूल कितना महंगा हो गया, मतलब पेट्रोल कितना महंगा हो गया, बाकी सब चीजें कितनी महंगी हो गई हैं, ठीक है। तो अभी परफेक्ट एग्जांपल है ये, फ्यूल दीस डेज कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कुछ बहुत ज्यादा महंगा होना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए पीस ऑफ केक, नेक्स्ट है पीस ऑफ केक। जैसे सपोज करो कि आपके सामने एक केक का पीस पड़ा हुआ है, तो आप क्या करोगे, उसको जट से खा लोगे, है ना। तो मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी केक खाने में अगर आपके पास एक छोटा सा पीस पड़ा हो केक का, तो ठीक है। तो मतलब पीस ऑफ केक का मतलब होता है समथिंग इज वेरी इजी, मतलब कुछ बहुत ज्यादा इजी। जैसे द इंग्लिश टेस्ट वाज ए पीस ऑफ केक, जो कल इंग्लिश टेस्ट हुआ वो बहुत ज्यादा इजी था, क्लियर। नेक्स्ट है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है टू एक्सीडेंटली रिवील ए सीक्रेट, मतलब एक सीक्रेट को रिवील कर देना, डिस्क्लोज कर देना, किसी को बता देना। यहाँ पे एक वर्ड है रिवील, रिवील का मतलब होता है मतलब किसी के सामने बांडा फोड़ देना एक तरह का, क्लियर। बांडा फोड़ना अलग बात है वैसे, हाँ कह सकते हैं एक तरह का। और इसका ही अपोजिट एक वर्ड होता है, उसको बोलते हैं कॉन्सील। कॉन्सील का मतलब होता है छुपाना, और इसी के साथ इसका ही एक सिनोनिम है, वो है क्लैंडेस्टीन, CLANDESTINE, क्लैंडेस्टीन। इसका मतलब भी होता है छुपाना, और इसका अपोजिट हो गया रिवील, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में वर्ड्स भी मैं आपको बताते जाऊंगा जो मुझे लगेगा, ठीक है। तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है किसी भी सीक्रेट को रिवील कर देना, ठीक है, जो नहीं बताना चाहिए था, हमने सोचा हुआ था बट हो गया, रिवील हो गया वो। नेक्स्ट है टू फील अंडर द वेदर। टू फील अंडर द वेदर का मतलब होता है सेहत ठीक ना होना, ठीक है, सेहत ठीक ना होना मीन्स टू नॉट फील वेल। नेक्स्ट है गेटिंग ए टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। गेटिंग ए टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन का मतलब क्या होता है, बीइंग ट्रीटेड द सेम अनप्लीजेंट वे यू हैव ट्रीटेड अदर्स। मतलब इजी लैंग्वेज में आपको बताऊं तो जिस तरह से आप किसी को ट्रीट करोगे उसी तरह से आपको भी वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। मतलब अगर आपने किसी से अच्छे से किसी से बात की है तो आप मतलब आगे वाला जो इंसान होगा वो भी आपसे अच्छे से बात करेगा, बट अगर आप किसी से बुरे से बात करोगे, ठीक है, बुरे तरीके से बात करोगे तो वो भी आपसे बुरे तरीके से ही बात करेगा। तो कहने का मतलब है गेटिंग ए टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, बीइंग ट्रीटेड द सेम अनप्लीजेंट वे यू हैव ट्रीटेड अदर्स, क्लियर। तो जिन के मैंने सेंटेंसेस नहीं बनाए हैं, ये आपका होमवर्क है, आपको उनके सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। नेक्स्ट है द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का मतलब होता है मींस यू कैन एंजॉय टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे दो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज का आना, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे सपोज करो कि मैं डॉक्टर हूं और एक टीचर भी हूं, मतलब डॉक्टर के साथ साथ में टीचर भी हूं। तो कोई भी बायोलॉजी का स्टूडेंट्स मान लो मेरे पास पढ़ने आता है, तो उसको तो उसके हिसाब से तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स हो गया। क्यों? क्योंकि एक तो मैं डॉक्टर हूं तो उसको अच्छे से बायोलॉजी पढ़ा पाऊंगा, और ऊपर से मैं टीचर भी हूं, तो टीचर आपको पता है टीचर का काम ही होता है पढ़ाना, तो उसके लिए तो क्या हो गया, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। नेक्स्ट है स्पीक ऑफ द डेविल्स। स्पीक ऑफ द डेविल्स का मतलब क्या होता है कि हम बोलते हैं ना शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर हो गया, ठीक है, वैसे ही दिस मींस दैट द पर्सन यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट एक्चुअली अपीयर्स एट दैट मोमेंट। जिस पर्सन के बारे में आप अभी अभी बात कर रहे थे और वो एक्चुअली में आ जाए आपके सामने, ठीक है, तो हम तब बोल सकते हैं स्पीक ऑफ द डेविल। नेक्स्ट है सी आई टू आई। सी आई टू आई का मतलब होता है किसी से एग्री हो जाना, ठीक है। दिस मीन्स एग्रीइंग विद समवन, किसी से समझौता कर लेना, समझौता मतलब एग्री करना किसी से, क्लियर। वंस इन ए ब्लू मून। वंस इन ए ब्लू मून का मतलब होता है कोई चीज जो कभी कभार होती है। जैसे ब्लू मून आपको कभी दिखता है? नहीं दिखता, कभी कभार, है ना, वंस इन ए ब्लू मून। तो एन इवेंट दैट हैपेंस इनफ्रीक्वेंटली, जो कभी कभार कोई चीज होती है, दैट इज कॉल्ड वंस इन ए ब्लू मून। नेक्स्ट है व्हेन पिग्स फ्लाई। पिग्स फ्लाई, व्हेन पिग्स फ्लाई का मतलब होता है समथिंग दैट विल नेवर हैपन, जो कभी नहीं होगा। जैसे कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो हमें कभी पार्टी नहीं देंगे, ठीक है, होता है ना। तो व्हेन पिग्स फ्लाई का मतलब होता है समथिंग दैट विल नेवर हैपन, क्लियर। नेक्स्ट है पुट टू बेड। पुट टू बेड का मतलब होता है चाइल्ड को सुलाना, बच्चे को सुलाना। टू हेल्प ए चाइल्ड स्लीप, ठीक है, मतलब उसको हेल्प करना सोने में। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिखी हुई है, आई विल बी बैक इन फ्यू मिनट्स आफ्टर पुटिंग माय सन टू बेड।
मैं थोड़ी देर में आता हूं अपने बच्चे को सुला के। तो पुट टू बेड ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पुट टू बेड, ठीक है। पुट टू बेड का मतलब होता है टू हेल्प ए चाइल्ड स्लीप। आई विल बी बैक इन फ्यू मिनट्स आफ्टर पुटिंग माई सन टू बेड। तो आपने जिनके मैंने सेंटेंसेस नहीं लिखे हुए हैं उनके सेंटेंसेस आपने खुद लिखे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अब जैसे कि मैंने आपको पिछली वाली स्लाइड में ये बताया कि एक रिवील वर्ड होता है, रिवील का मतलब होता है डिस्क्लोज करना, ठीक है, बता देना किसी को, और कंसील उसका अपोजिट वर्ड हो गया, और कंसील का मतलब होता है छुपाना। और कंसील के साथ मैंने आपको एक और वर्ड बताया जिसका मतलब था, जो था क्लैंडस्टीन, उसका मतलब भी होता है छुपाना। अब मैं आपको एक और वर्ड बताता हूं, वो है स्प्यूरियस, ठीक है। स्प्यूरियस का मतलब होता है फेक, नकली, ठीक है। स्प्यूरियस का मतलब होता है फेक, नकली, जाली इंसान, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना जाली नोट, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही स्प्यूरियस का मतलब होता है नकली। अब इसके बड़े सारे सिनोनिम्स हैं, ठीक है, तो ये साथ साथ में आपको मैं बताते जाऊंगा ताकि आपका ये वाला पोर्शन भी साथ साथ में हो, ठीक है। तो स्प्यूरियस का मतलब नकली होता है, इसका मतलब होता है फॉल्स। काउंटरफीट का मतलब भी होता है फेक, COUNTERFEIT। ये देखो ये वाला जो वर्ड है ना, ये मिसस्पेल्ड वर्ड में भी आता है, ठीक है, काउंटरफीट। तो स्पेलिंग याद रखना है आपको, COUNTERFEIT। नेक्स्ट है फ्रॉडुलेंट, फ्रॉड करते हैं जो लोग, है ना, वो नकली तो होते हैं, फ्रॉडुलेंट, FRAUDULENT, फ्रॉडुलेंट। नेक्स्ट है बोगस, बोगस का मतलब भी होता है फेक। फिर है फेन, FEIGN, फेन का मतलब भी होता है नकली, क्लियर। फिर है फैब्रिकेटेड, फैब्रिकेटेड का मतलब है नकली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है, तो साथ साथ में आपको ये भी करने हैं, क्लियर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।